हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सागर हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए सीरीज के साथ। दोस्तों, ये जो सीरीज रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगा, जिसे हम लोग घटना चक्र से जानते हैं। दोस्तों, पिछले आने वाले एक दो महीनों में घटना सीरीज चक्र की जो भी सीरीज है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबको मैं पढ़ाऊंगा। आज से मैं घटना सीरीज का इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये दोस्तों उसको मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, भली बात ही सबको ही जानते होंगे कि ये दोस्तों क्या है। ये दोस्तों हमारा इंडिया की नक्शा है। ये दोस्तों क्या है, हमारा दोस्तों इंडिया की नक्शा है। बात करते हैं आज को हम इंडियन ज्योग्राफी को समझने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट को। दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों, तो हमारा अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। इसको यदि बीचों बीच से बांट देते हैं दोस्तों, एक रेखा खींचते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इस वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और ऊपर वाला हिस्सा को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से का हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इसी उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये विषुवत रेखा से कुछ ऊपर से रुक तो क्या हमारे पाया जाता है, भारत देश पाया जाता है। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, क्या दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा कहते हैं। और इसी कर्क रेखा पर हमारा दोस्तों क्या है, भारत देश स्थित है। इसलिए दोस्तों थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी लेंगे। तो इसीलिए ये जो दोस्तों आपको दिखता होगा, या दोस्तों जो भी अक्षांश की बात करें तो 32 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ, ये इसीलिए नॉर्थ से नॉर्थ लिखा गया है क्योंकि ये जो अक्षांश से अभी मैंने बताया कि हमारा भारत है जो कहाँ स्थित है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए जो भी अक्षांश होता है नॉर्थ से नॉर्थ होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर है आपको 22 डिग्री अक्षांश, क्या है दोस्तों, 22 डिग्री अक्षांश है। और यहाँ पर है 24 डिग्री अक्षांश। इन्हीं के बीच में यहाँ से जो एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जो कर्क रेखा होती है, जो क्या होती है दोस्तों, कर्क रेखा होती है, जो भारत को बीचों बीच से गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है दोस्तों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, जो कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांट देती है, या कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो वो है दोस्तों कर्क रेखा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है, इसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइनें खींची गई हैं दोस्तों, इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, देशांतर कहते हैं। तो 23.5 डिग्री अक्षांश जो है भारत को बीचों बीच से बांटती है, और वो कहलाती है कर्क रेखा दोस्तों, कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्क रेखा। और देशांतर की बात करते हैं तो दोस्तों ये है 82 डिग्री, और यहीं से पाया जाता है एक 83.5 डिग्री, जो भी भारत के बीचों बीच से नहीं गुजरता है, लेकिन भारत के कुछ शहरों से, चार राज्यों से होकर गुजरता है। ये जो होता है दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट का जो देशांतर होता है, ये भारत का मानक समय है। मानक समय क्या है दोस्तों, मेरे बेसिक ज्योग्राफी वाले वीडियो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिससे समय निर्धारित किया जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से भी होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने बेसिक बात को आगे बढ़ाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को। तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा दोस्तों, तो भारत के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो भारत का जो स्थल मंडल, जो कुल स्थल मंडल है, वो पूरे दुनिया के क्षेत्रफल के कितना परसेंट है दोस्तों, तो 2.4% है। अगर बात करते हैं पूरे दुनिया की जमीन की, तो इसका 2.4% भूमि कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, भारत में पाया जाता है। और अभी हमने बताया कि 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, मानक समय को निर्धारित करने के लिए। इसी से पूरे हमारे भारत का समय क्या होता है दोस्तों, निर्धारित होता है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर। इलाहाबाद के बाद यदि एक नैनी स्टेशन पर जाइएगा तो वहाँ पर लिखा भी मिलेगा, मुस्कुराइए कि आप अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा पर खड़े हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
भारत आकार के क्षेत्रफल से विश्व का कौन सा देश है? तो दोस्तों भारत आकार में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का कौन सा बड़ा देश है दोस्तों? 7वां बड़ा देश है। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि अन्य 6 देश जो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन देश आते हैं सीरीज वाइज। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा देश है और पहला देश कौन सा है? चीन है। ये दोस्तों जो है जनसंख्या की दृष्टि से है। और दोस्तों बात करते हैं जो भारत का क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है। कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2.4% है। परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो जो टोटल जनसंख्या देश की 100% माने दोस्तों तो 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में ही पाई जाती है। और ये जो डाटा है किसके अनुसार है ये दोस्तों? तो 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है तो इसीलिए जो भी डाटा हम अभी देखेंगे 2011 की जनगणना के ही अनुसार देखेंगे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों भारत में गांवों की संख्या कितनी है? तो इसको भी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 6,40,930 6,40,930 भारत में कुल गांव है। ये हुआ कुछ बेसिक जानकारी इसके क्षेत्रफल से। अगला हम जो बात आते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट अक्षांशीय विस्तार में जो भारत में मैप में हम बता चुके हैं। तो भारत का विस्तार जो है दोस्तों तो भारत का विस्तार का मतलब ऐसे हम अपने भारत को बनाएं, ऐसे हम अपने जो भारत का बनाएं इधर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो ये वाले जो हिस्सा होता है गुजरात का इसका जो अक्षांश होता है 8.4 डिग्री नॉर्थ, 8.4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इधर का जो अक्षांश होता है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश होता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो पूरब में 4 दूनी 8, पश्चिम में 4 दूनी 8 यानी 8 डिग्री 4 मिनट। और पूरब में याद करना है तो 3 दूनी 6 दोस्तों क्या है इधर का? एक मिनट दोस्तों, अगर यदि हमें पश्चिमी का अक्षांश याद करना है 37 डिग्री 6 मिनट तो 3 दूनी 6, 6 के 1 7, 37 डिग्री 6 अक्षांश याद कर सकते हैं। तो भारत का उत्तर में अक्षांशीय विस्तार कैसा है दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसी तरह देशांतर की बात करते हैं तो जो वर्टिकल लाइन खींचा जाता है तो इसका जो विस्तार पाया जाता है दोस्तों 68.7 डिग्री। कितना दोस्तों? 68.7 डिग्री पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य पाया जाता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है हमने बताया पहले ही बता दिया है कि भारत के लगभग बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जिसका वैल्यू कितना है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दे तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा दोस्तों कौन सा है? तो जो रेखा सिक्किम से गुजरती है वही रेखा कैसी से कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से भी गुजरती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है दोस्तों तो वो कौन सी राज्य है? तो जैसलमेर। और इसी के कारण जैसलमेर में क्या हो जाती है दोस्तों? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों भारत एवं कर्क रेखा को लेकर रहेगा। तो दोस्तों कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। वो कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इन सारों राज्यों का ट्रिकों का नाम याद करना है तो मेरे चैनल पर जीएस ट्रिक में जाए दोस्तों। आप बहुत ही शॉर्ट हो जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक बना कर कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। इसका जो ट्रिक है दोस्तों गमछा झार मित्र पर, इसमें ये 8 के 8 राज्य आ जाते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर। तो जो सब गांधीनगर जो राज्य है जो दोस्तों वो कर्क रेखा के पर तो स्थित नहीं है लेकिन सबसे निकटतम सबसे सॉरी दोस्तों सबसे दूरी
पर स्थित है, सबसे किस पर स्थित है दोस्तों, तो इन शहरों को वैसे ही दे दिया है, इसके जगह पर कुछ और भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, गांधीनगर कर्क रेखा से सबसे दूरी पर और कोलकाता सबसे निकटतम पर स्थित है। कोलकाता सबसे कहाँ पर स्थित है, तो अन्य ये शहरों पर मत जाए दोस्तों, इनसे अन्य शहरें भी दे सकता है, लेकिन हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि गांधीनगर कर्क रेखा से सबसे दूरी पर और कोलकाता जो क्या है दोस्तों, सबसे निकटतम स्थान पर स्थित है। और हमने दोस्तों बात की है कि भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटने वाला जो रेखा होता है वो कौन सा होता है, तो 23 डिग्री 30 मिनट से, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। और भी दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा दोस्तों है, तो वो है मणिपुर। वो कौन सा है उत्तर में स्थित दोस्तों, मणिपुर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में जून माह में दिन की न्यूनतम कहाँ होती है, तो दिल्ली में होती है दोस्तों, क्योंकि ये कर्क रेखा पर सीधे लंबवत किरणें पड़ती है इसमें पर, इसीलिए दिल्ली में क्या होती है, दिन की अवधि जून माह में सबसे अधिक हो जाती है इन राज्यों की तुलना में। अब दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है मानक समय, क्या है दोस्तों, मानक समय क्या होता है दोस्तों, तो मानक समय जो होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होता है दोस्तों, भारत से का मान, इसी देशांतर से भारत का मानक समय तय होता है दोस्तों। और यही दोस्तों क्या कहलाता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट कर रहा है कि जब भारतीय मानक समय की यमोत्तर अर्धरात्रि पर है एक स्थान पर 6 बजता है, तो उस स्थान की यमोत्तर कितनी होगी, यमोत्तर मतलब देशांतर होता है, यमोत्तर मतलब क्या होता है दोस्तों, देशांतर होता है, इसकी जो देशांतर होगी 172.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका थोड़ा सा बेसिक वीडियो मेरे चैनल पे आकर विजिट करिए दोस्तों, अभी तो घटना सीरीज है उस पर हम लोग उतनी डीप नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात हम करेंगे। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दोस्तों जानने की जरूरत रहता है कि भारत के लिए नक्शा बनाए दोस्तों, भारत क्या बनाए, नक्शा बनाए। तो यहाँ पे जो है गुजरात का कक्ष, यहाँ पे जो है गुजरात का कक्ष, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश का शिलांग, अरुणाचल प्रदेश का शिलांग। यहाँ से यहाँ में जो समय का डिफरेंस होता है दोस्तों वो 2 घंटे का होता है। वो कितने का होता है, ये क्यों होता है, मेरे ज्योग्राफी के बेसिक वीडियो में जाकर जरूर देखें। इसीलिए दोस्तों यदि यहाँ पर सूर्योदय 5 बजे होता है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना बजे होता है, 7 बजे सूर्योदय होता है। और अंतराल कितना का है, 2 घंटे का है। तो ये वाले क्वेश्चन दोस्तों यही है। अगले दोस्तों पॉइंट की बात करते हैं, तो यदि भारतीय मानक समय के अनुसार 10 बजे है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा दोस्तों, तो आधे घंटे की डिफरेंस रहती है दोस्तों। यदि ये समय को और मानक समय को लेकर कंफ्यूज है तो मेरे इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मेरे चैनल के बेसिक वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आधे घंटे की डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाता है 10 डिग्री 10:38 पर। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर मध्य 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो स्थानीय समय कितना होगा दोस्तों, तो वहाँ पे 14:30 यानी दोस्तों 2:30 बजेगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर राज्यों में भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है वहां से दोस्तों क्या गुजरती है, हमारा मानक समय रेखा गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा 82 कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद से गुजरती है। वो दोस्तों कहाँ से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। भारत की बात करते हैं दोस्तों, जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वो दोस्तों क्या है, तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। और जो पूरे देश का जो टाइम लाइन जो होता है, जिसे बोलो हम लोग क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। जो इंग्लैंड के लंदन से क्या होती है, गुजरती है, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन कहते हैं। यहाँ से जो होती है दोस्तों, और इसके बीच में ये जो होता है हमारा, ये जो जीएमटी है और हमारा जो मानक समय रेखा है, इसके बीच में कितना 2 घंटे का डिफरेंस है दोस्तों। यही कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीन विच जो जीएमटी होता है, तो कितना का अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है दोस्तों। कितना घंटे का अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटे का।
और ये पॉइंट को हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में सूर्योदय कितना बजे होगा, तो 2 घंटे का जो डिफरेंस पाया जाता है दोस्तों, इसमें कितना का डिफरेंस पाया जाता है, 2 घंटे का। तो यहाँ पर जो सूर्योदय होगा दोस्तों कितना पर होगा, गुजरात में 7 बजे। दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, तो दूरस्थ मतलब भारत का सबसे अंतिम बिंदु, भारत का सबसे, तो भारत का सबसे जो सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं। दक्षिणी बिंदु ये भारत है, ऊपर का हिस्सा उत्तर, नीचे का ये दक्षिणी जो हिस्सा कहलाता है। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये है इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा पॉइंट। और जो बात करते हैं इंदिरा पॉइंट यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित कहाँ है, तो ये बड़ा निकोबार जिसको हम लोग द ग्रेट निकोबार कहते हैं, वहीं पे क्या है दोस्तों, हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं दोस्तों, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है कौन सा, तो ये सबसे बात करते हैं इसको दोस्तों, तो ये हम भारत का नक्शा बना ले दोस्तों, क्या बना ले, नक्शा। तो ये हमारा है पूर्वी राज्य, ये हमारा है पूर्वी राज्य, और ये है पश्चिमी राज्य। तो ये जो है गुजरात का जो कक्ष है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये क्या करते हैं, ये भारत का सबसे क्या होता है, पश्चिमी राज्य, और ये पूर्वी राज्य को इंगित करते हैं। और भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है दोस्तों, तो गुजरात का जो गौरम होता है, गुजरात का जो गौरम होता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट का अक्षांश होता है, ये सबसे पश्चिमी राज्य है दोस्तों। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु होता है दोस्तों, क्या होता है, इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, इसे किबिथु कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके दोस्तों क्या होता है, 97 डिग्री 25 मिनट के पर पाया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, सीमावर्ती देशों से, यानी भारत की देश सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो असम, भूटान तथा असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है दोस्तों। किस कंट्री से किस देश की सीमा लगती है, किस राज्य की सीमा लगती है, इसका बहुत ही शानदार वीडियो चैनल पे बनाया है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक बार मेरे चैनल के जीएस ट्रिप पर विजिट जरूर करें। पश्चिम बंगाल तथा भूटान तथा नेपाल, पश्चिम बंगाल किससे लगा हुआ है दोस्तों, तो भूटान तथा नेपाल से। मिजोरम किससे लगा हुआ है दोस्तों, तो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से। और सबसे ज्यादा राज्यों से किस देश की सीमा लगती है दोस्तों, तो बांग्लादेश की लगती है, जो लगती है 5 राज्यों से। और सबसे लंबी सीमा को रेखा कौन शेयर करता है, तो बांग्लादेश ही करता है दोस्तों। अक्सर लोग चीन को समझकर गलती भी कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में वह जिसकी राज्य बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसमें कौन सी राज्य है दोस्तों जिसकी राज्य नहीं लगती है, तो मणिपुर की नहीं लगती है दोस्तों। किसकी राज्य से कौन राज्य लगती है, प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल के जीएसटी को जरूर विजिट करें, आपकी सारी डाउट दूर हो जाएंगी। बांग्लादेश से सीमा से कौन कौन राज्य लगते हैं, तो हमने बताया दोस्तों, बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको ट्रिक भी है दोस्तों, आसानी से आप लोग जाकर याद कर सकते हैं। ट्रिक को देखने के लिए मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्यों में से भूटान की सीमा को नहीं मिलाती है दोस्तों, तो मेघालय की। मेघालय जो है दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है, भूटान के साथ नहीं करता है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। तो म्यांमार के साथ अपना सबसे ज्यादा सीमा शेयर करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। वो दोस्तों कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नेपाल के पड़ोसी भारत के राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। ये जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इस तरह से कुल 1 2 3 4 5 राज्य नेपाल से भी अपना सीमा साझा करते हैं दोस्तों। ये जो बात करते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, जो 4 राज्य होते हैं, वो पाकिस्तान से सीमा शेयर करते हैं दोस्तों। किससे सीमा करते हैं, पाकिस्तान से। आप सीमावर्ती राज्यों को याद करना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल पर रिक्वेस्ट है, बार बार कर रहा हूँ, मेरे चैनल के जीएसटी को विजिट जरूर करें। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा दोस्तों तो पहले ही बता चुका हूँ, वो दोस्तों किसकी है, बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में बांग्लादेश से अपनी सीमा कौन सा राज्य नहीं बनाता है दोस्तों, तो नागालैंड बनाता है। तो याद करने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी दोस्तों। अगले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन है, जिसको रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया है। डूरंड लाइन
किसके बीच में पाया जाता है दोस्तों, किसकी सीमा? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा पाया जाता है दोस्तों? डूरंड लाइन पाया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? परवर्ती सीमा रेखा का जो चीज नहीं है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली कौन सा दोस्तों है? तो मैकमोहन रेखा। ये जो कुछ इंपोर्टेंट लाइन है जो तो पूछे, जैसे रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दोस्तों भारत श्रीलंका किससे अलग होता है दोस्तों? तो भारत श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है दोस्तों। किससे अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य से। नेपाल भूटान और चीन की सीमा, नेपाल भूटान और चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य जो कौन सा है? सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 विदेशी देशों से लगता है। वो कौन कौन देश है दोस्तों? नेपाल भूटान और चीन। और तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बांग्लादेश, एक जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दुनिया का, 30 सिक्किम ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है। और वो तीनों देश कौन कौन से हैं? नेपाल भूटान और चीन। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, और वो एक ही देश से घिरा हुआ है। वो कौन सा है दोस्तों? बांग्लादेश है दोस्तों। तो इस तरह जो सीमा से सटे जो राज्य हैं इनके बारे में क्या देख चुके हैं दोस्तों, हम लोग आसानी से देख चुके हैं दोस्तों। बात करते हैं कुछ, अब हम लोग भारत के भौतिक विभाजन पे बात करते हैं दोस्तों। तो भारत के उपबंध में पूरा चुंबकीय परमाणु के जो भारत के जो पूरा चुंबकीय परमाणु के संकेत मिलते हैं, इसमें स्थल पिंड सिलिका कहाँ के? उत्तर की ओर में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर की ओर। और भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड मानता है जिसे कहते हैं, तो आगे हमारे ज्योग्राफी के बेसिक वीडियो जरूर देखिए। तो ये गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है दोस्तों, कौन सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत विभाजित है, तो भारत कितने भागों में विभाजित है? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तों? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कहाँ? उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई के क्षेत्र में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यदि हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं होती, हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव किसका होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता, आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। और सिंधु मैदान, गंगा मैदान इतनी सुविस्त जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों कहाँ से होती है? यदि भारत की जो उत्तर में हिमालय है वो नहीं होता तब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार है। तो बात करते हैं जो दक्कन प्लेटिव की वीडियो में जाकर जरूर देखिए दोस्तों। हम लोग यहाँ पर केवल फैक्चुअल बातें करेंगे। तो जो मेघालय का पठार है वो किसका हिस्सा है? वो दोस्तों दक्कन का पठार है। और कश्मीरी घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, गंगा मैदान की रचना में अवसर थे। ये जो बातें एकदम फैक्ट बातें हैं। भारत की पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण किससे हुआ है? तो भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। दोस्तों आप चाहते हैं इसी तरह का आपको फैक्टुअल डाटा बनाए और अच्छे अच्छे टॉपिक की बात करते हैं, मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपको एक व्यूज और लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। और आने वाले कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, यहाँ पर दोस्तों पूरी लक्ष्मीकांत, महेश परमार और जो भी स्टैंडर्ड बुक है दोस्तों उसकी पूरी तैयारी फ्री में करवाई जाएगी। ओके दोस्तों, गुड बाय, स्टे होम, सेफ होम, बढ़िया से पढ़िए।